Welcome back everyone and good morning to all of you friend. In the previous lecture we already completed the indicators of poverty and there are 11 indicators we already completed, and the first indicators of the poverty, that is the per capita household consumption expenditure. Second one, that is the level of malnutrition. Third one, that is the life expectancy and infant mortality rate. Medical facility, drinking water, provision of toilets, housing, electricity consumption, education, unequal distribution of income and poverty. And the last and 11th indicators, that is the high rate of unemployment. And in this session we will going for our next question, that is the causes of poverty. And please come on page number 56 on your books. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, दैट इज द कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि इंडिया के अंदर या तो हमारी कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है उनके लिए कौन कौन से रीज़न है. टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इट्स बेटर टू नो इट्स कोजेज एंड देन फाइंड द सॉल्यूशंस. यानी कि अगर हमें पॉवर्टी का समझो कि जो प्रॉब्लम है हमें सोल्व करना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये पॉवर्टी के रीजंस क्यों है, क्या रीजंस है, क्यों उनके क्या क्या उनके कॉजेज हैं कि इसीलिए हमारे कंट्री में ज़्यादा पॉवर्टी है. To eradicate the problem of poverty, it is necessary to understand its reason. यानी कि प्रॉब्लम को अगर हमें सोल्व करना है तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के पहले हमें उनके रीज़न को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स है कि पॉवर्टी यहाँ पे बढ़ रही है. इन इंडिया द कोजेज ऑफ पॉवर्टी आर एज अ फॉलो. तो यहाँ पे अलग अलग जो कोजेज है वो आपकी बुक्स में दी, आप 56 पेज के नंबर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कोज दैट इज द हिस्टोरिकल रीजन, एंड देन सेकंड वन दैट इज़ द कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी. और उनके अंदर अलग अलग दो अलग पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज द नेचुरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड देन इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर और 5 अलग अलग पॉइंट दिए हुए, एंड देन द सोशल रीजन्स एंड द लास्ट वन दैट इज द अदर रीजन्स. तो आज हम ट्राई करेंगे कि जो भी कोजिस है पाँचों 5 कोजिस हम कंप्लीट करें. अगर नहीं भी हो रहे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर ही देंगे. तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंड द फर्स्ट कॉजेज दैट इज द हिस्टोरिकल रीजन्स. हिस्टोरियन सेज दैट इन द 17th सेंचुरी, यानी कि जो हिस्टोरियन है वो लोग क्या कहते हैं कि 17th सेंचुरी में क्या था, इंडिया वॉज अ कंपेरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड एंड मोस्ट कॉमर्शियल नेशन. तो 17th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम भी हमारी कंट्री जो थी वो अर्बनाइज ज़्यादा थी, यानी कि अर्बन एरिया यानी कि जो सिटी एरिया है वहाँ पे ज़्यादा लोग रिसाइड करने के लिए आ रहे थे. एंड मोस्ट कॉमर्शियलाइज नेशन. इन बिजनेस इंडिया हैड अ मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. तो प्लीज़ मेक अंडरलाइन कि इंडिया का जो मेजर शेयर था एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, एंड विद दैट सिल्क, स्पाइसिस, पेडी वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड. यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थी वो भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे, और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया. तो प्लीज़ यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए कि इंडिया हैड अ मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, एंड विद दैट सिल्क, स्पाइसेस एंड पेडी वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड. बट आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच पीपल, यानी कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, फ्रेंच आए और डच लोग आए यहाँ पे, डच पीपल एड ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड इंडिया एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सिचुएशन डिटोरिएटेड. यानी कि जो फॉरेन की जो यहाँ पे पीपल है, ब्रिटिश लोग है, फ्रेंच एंड डच, वो लोग इंडिया में आते, इंडिया में क्या हुआ कि जो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया, और उससे क्या होगा इंडिया की जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल जो सिचुएशन है वो क्या हुई यहाँ पे डिटोरिएटेड. यानी कि जो सिचुएशन थी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में वो भी डिक्रीज हो गई, यानी कि जो सिचुएशन थी वो बिगड़ गई. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चरल सेक्टर सफ़र इन इंडिया ड्यू टू मैनी रीजन. यानी कि जब ब्रिटिश का यहाँ पे राज था तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे, उनकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी सफ़र कर रहा था. ऑन वन हैंड इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन अ मानसून. तो हमें पता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर पूरा सेक्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, मानसून के ऊपर. एंड ब्रिटिशर डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन अ इरीगेशन प्रोजेक्ट. हमें पता है कि हमारी जो इंडिया के अंदर जो मानसून के ऊपर बेस्ड है टोटली एग्रीकल्चर, और मानसून का जो टाइम पीरियड है वो 4 मंथ्स का ही है.
तो बाकी की 8 मंथ्स की हम बात करें तभी यहाँ पे मानसून तो है नहीं, रेन है नहीं, तो यहाँ पे जो इरिगेशन का एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे था इंडिया के अंदर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इरिगेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं किए। तो उससे क्या हुआ कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी फार्मर है वो सिर्फ 4 महीने के लिए एग्रीकल्चर में फार्म कर सकता है, तो बाकी के 8 महीने क्या कर सकता है कि वो बैठा ही रहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनसे क्या हुआ कि उन लोगों की इनकम क्या होती है, डिक्रीज, और उससे जो पॉवर्टी होती है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ऑन अनदर हैंड, ड्यू टू रिपीटेड ड्रॉप जमींदारी सिस्टम की जो आप लोग 8, 9 एंड 10th में एसएस में पढ़कर आए कि जमींदारी सिस्टम के अंदर जो भी लैंड है उनका ओनर कोई और है और उनके ऊपर जो काम करा है दैट इज़ द लेबर, तो लेबर भी कोई और पर्सन है। और ज़्यादातर जो लेबर की यानी कि जो फार्मर की कमाई थी वो कौन ले रहा था, ओनर यानी कि जो जमींदार था वो ले रहा था, दैट इज़ द जमींदारी सिस्टम। एंड टेनेंसी सिस्टम, the farmers economic condition deteriorated and they were under the pressure of debt and interest of loan given to them by जमींदार, यानी कि ज़्यादातर जो भी डेप्ट या तो जो लोन दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे फार्मर को, लेबर को, और उनके ऊपर का जो इंटरेस्ट, उनके प्रेशर में कौन आ जाता था, फार्मर। एंड मनी लेंडर्स एंड बिग बिजनेसमैन कल्टीवेशन स्टार्टेड लॉसिंग लैंड, यानी कि ज़्यादातर उनके जो भी यहाँ पे कल्टीवेशन जो भी किया हुआ है उनके पहले ही ये लैंड किसके हवाले वो कर देता था, जो ज़मींदार है या तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या तो जो मनी लेंडर, उन लोगों को ये ज़मीन देनी पड़ती थी। एंड द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफ़र एंड सो पॉवर्टी इंक्रीज। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल रीज़न आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने लिया, कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हमने बात की कि ज़्यादातर जो भी फार्मर या तो जो लेबरर थे वो लोग प्रेशर में आ जाते थे लोन या तो उनके इंटरेस्ट के, और उससे क्या हुआ कि ज़्यादा पॉवर्टी और भी इंक्रीज होने लगी। In case business trade, Britisher follow that kind of trade policy, tax policy and industrial policy which would benefit them by trading in India। यानी कि ब्रिटिशर ने जो भी यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी या तो टैक्सेशन पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल, तीनों पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो जो तीनों पॉलिसी थी उनकी वजह से क्या हो रहा था कि ज़्यादातर जो बिजनेस का प्रॉफिट था, ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट था उनका बेनिफिट इंडिया को नहीं मिल रहा था। इंडिया की वजह किसको मिल रहा था, इंग्लैंड को मिल रहा था, यानी कि उनकी जो होम कंट्री थी वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट जा रहा था। बाय इंडिया, इंडियन एक्सपोर्ट्स वेर प्रोहिबिटेड इन यूरोप वेरेज goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in a Indian market। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन जो एक्सपोर्ट्स है वो प्रोहिबिट था कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, और यूरोप या तो जो इंग्लैंड से जो भी गुड्स आ रहे थे कहाँ पे, इंडिया में, उनके ऊपर वो लोग ज़्यादा कंसेशन प्रोवाइड करते थे टैक्स में, और जो सेलिंग मार्केट जो मार्केट में सेल करते थे वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम भी दे रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि जो यूरोप का जो भी माल था, यूरोप का जो भी गुड्स था, उनकी सेलिंग इंडिया में क्या हुई, बढ़ गई। Moreover, to supply these goods to each and every corner of India, an Indian railway was extensively used। तो जो भी गुड्स यूरोप से आ रहे थे, तो यूरोप में समझो कि कोई भी यूरोप से गुड्स आए तो सबसे पहले वो बंदर के ऊपर आएंगे, और जो भी पोर्ट के ऊपर जो गुड्स आए वहाँ से पूरे इंडिया के अंदर उनको सेलिंग करने के लिए किसका यूज़ करते थे, इंडियन रेलवे का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे एक लिखा है वर्ड्स कि मोरेवर सप्लाई टू दिस गुड्स टू ईच एंड एवरी कॉर्नर, यानी कि आज जो चाइना कर रहा है कि चाइना का जो भी गुड्स है आज पूरे इंडिया के अंदर दिख रहा है, वैसी तरह उस टाइम ऐसा था कि यूरोप का जो गुड्स था वो पूरे इंडिया में सेल हो रहा था। बिकॉज ऑफ दिस काइंड पॉलिसी ब्रिटिशर्स गेन सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया, यानी कि यूरोप में जो गुड्स यूरोप से आ रहे थे वो प्रोडक्शन भी वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे तो प्रॉफिट कमा ही रहे थे, और साथ साथ उनका जो सेलिंग इंडिया में कर रहे थे वहाँ से भी वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे थे। विच द इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो भी प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया इंडिया से, उनको इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में नहीं करते थे बल्कि कहाँ पे करते थे, ब्रिटेन में। एंड यूज इंडियन मार्केट टू सेल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन, यानी कि यूरोप में या तो ब्रिटेन में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे उस प्रोड्यूस गुड्स को कहाँ पे सेल कर रहे थे, इंडियन मार्केट में। इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लॉसिंग देयर कंपिटिटिव पावर एंड प्रोडक्शन पावर, यानी कि फॉरेन से जो भी गुड्स आ रहे थे उनकी सेलिंग इंडिया में हो रही थी,
और इंडिया के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी सेलिंग हम इंडिया में नहीं कर पा रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो भी प्रोडक्शन या तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस थे वो क्या हो गए, बंद। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेर रन, यानी कि जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री थी वो भी क्या हो गई, बंद। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो फ्रेंड उससे क्या होगा कि ज़्यादातर जो प्रोडक्शन हाउसेस अगर बंद होने लगते हैं तो उससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिल रहा था, वो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया, बंद। और उससे क्या हुआ कि उन लोगों को अब कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने से लोग सब अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, एंड अनएम्प्लॉयमेंट होने से उनकी इनकम क्या हो गई, डिक्रीज, एंड उनसे उनकी पॉवर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो जो हिस्टोरिकल रीजन थे उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री दोनों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया इन द हिस्टोरिकल रीजन। और फ्रेंड हमने यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन था दैट इज़ द हिस्टोरिकल रीजन और कंप्लीट किया। और यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द हिस्टोरिकल रीजन एंड देन आफ्टर कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ कंटिन्यू। Welcome back, friend. The next reason, next causes of poverty, that is the causes of rural poverty. तो रूरल पॉवर्टी की हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन दिया है दैट इज़ द नेचुरल कॉजेज एंड द सेकेंड वन दैट इज़ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो दोनों फैक्टर की बात करें दैट इज़ द नेचुरल एंड डेमोग्राफिक, दोनों को हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इंडिया हैज़ बिन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि इंडिया जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है। वी ऑल नो दैट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टुडे ऑल्सो अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो जहाँ से जब तक हम बात करें कि फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि 1947 से लेके टिल टुडे आज तक की हम बात करें तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो कहाँ पे रिसाइड कर रही है, इन द विलेज। 70% पॉपुलेशन रिसाइड इन द रूरल एरिया दैट इज़ अ विलेज एंड रिमेन्स 30% पॉपुलेशन रिसाइड इन अर्बन एरिया। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो 70% पॉपुलेशन विलेज या तो जो रूरल एरिया में है वो सब लोग ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट के लिए किसके ऊपर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इन इंडिया प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन अ नेचुरल फैक्टर्स। तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनका जो बेस है वो कौन है, नेचुरल फैक्टर है, लाइक रेन, वेदर कंडीशन। कि हमें पता है कि अगर ज़्यादा रेन हो रहा है तो भी जो भी हमने कल्टीवेशन किया है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वो फेल हो सकता है, एंड अगर समझो कि रेन कम है तो भी वो फेल। एंड देन वेदर कंडीशन, रिपीटेड ड्रॉप, uncertainty of monsoon and floods resulted in a low production and less and uncertain income of the agriculturist and poverty is a more। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि नेचुरल कोजेस की हम बात करें कि ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रिसाइड इन अ विलेज एरिया एंड 70% पॉपुलेशन इन अ रिसाइड इन अ विलेज एरिया। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है फॉर द एम्प्लॉयमेंट
is a depend on agriculture sector, and we know that the agriculture sector is based on a natural factor like rain, weather condition, repeated drop and uncertainty of monsoon and flood result. तो यहाँ पे अलग अलग रीज़न दिए हुए कि ये अलग अलग रीज़न की तरह क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन या तो जो प्रोडक्टिविटी वो क्या हो रही है लो, एंड अगर प्रोडक्शन लो होगा तो उन लोगों की इनकम भी क्या होगी डिक्रीज, एंड इनकम डिक्रीज होगी तो पॉवर्टी क्या होगी इंक्रीज। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो रीजन दिया था इन द कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी दैट इज द नेचुरल कॉजेज, एंड द सेकंड दैट इज द डेमोग्राफिक फैक्टर। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया, प्लानिंग पीरियड यानी कि जो प्लानिंग कमीशन की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द 1951 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। तो जो प्लानिंग पीरियड इन इंडिया ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विस, तो उनसे क्या हुआ कि जैसे ही प्लानिंग कमीशन आया और उन लोगों ने अलग अलग प्लानिंग की और उससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था एंड उनसे जो बेनिफिट मिला दैट इज द रैपिड इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ सर्विस। यानी कि जो प्लानिंग कमीशन ने जो प्लानिंग किया था उससे क्या हुआ कि हमारी जो हेल्थ सर्विस थी वो क्या होने लगी इम्प्रूव हुई। तो हेल्थ सर्विस इंप्रूव होने से क्या हुआ कि ऑन द वन हैंड डेथ रेट आर डिक्लाइन फास्ट, यानी कि जो लोग जिन लोगों की डेथ हो रही थी तो डेथ रेट यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हुआ, बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट डिड नॉट रिड्यूस, यानी कि बर्थ रेट क्या हो रहा था इंक्रीज। तो यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हम दोनों को कंबाइन करके समझेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी इंक्रीज, बिकॉज द डेथ रेट इज रिड्यूस एंड बर्थ रेट इज इंक्रीज। तो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट इज द पॉपुलेशन इंक्रीज। एज अ रिजल्ट हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज नोटिस, एंड उससे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो क्या होने लगा इंक्रीज हुआ। हाई इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज, यानी कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई उनसे क्या हुआ कि जो पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होने लगे। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाने की ट्राई करूँगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पर कैपिटा इनकम क्यों डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा। समझो कि जो फर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे हमारी जो टोटल नेशनल इनकम है 100 रुपीज़, एंड जो सेकंड कंडीशन है वहाँ पे भी हमारी नेशनल इनकम है 100 रुपीज़। अब समझो कि फर्स्ट कंडीशन में पॉपुलेशन है 10, तो अगर हमें पर कैपिटा इनकम फाइंड करनी है तो डिवाइड करेंगे हम 10 से, यानी कि यहाँ पे हमें पर कैपिटा इनकम कितनी मिलेगी 10 रुपीज़ मिलेगी। अब जो सेकंड कंडीशन वहाँ पे पॉपुलेशन है 20, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई लाइक दिस हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन 10 से 20 यानी कि डबल हो गई। तो अब यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम फाइंड करेंगे 100 डिवाइड बाई 20, और हमें यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी मिलेगी दैट इज 5 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है डिक्रीज एंड पॉपुलेशन क्या हो रही है इंक्रीज, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम हैज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी डिक्रीज, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 एंड 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अगर समझो कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनसे क्या होगा कि जो पर कैपिटा इनकम क्या होगी लो, एंड जो फैमिली की साइज अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फैमिली की साइज भी क्या होगी बिग, तो उनसे जो उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी पुअर, एंड देर वॉज अ रैपिड इंक्रीज इन अ लेबर सप्लाई बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन बट लो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजल्टेड इन रिडक्शन इन अ वेज रेट, यानी कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो वेज रेट है वो भी डिक्रीज, एंड सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड सो वॉज पॉवर्टी, यानी कि उनसे क्या होगा कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सब लोगों को तो हम वर्क प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, तो उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो पॉवर्टी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो सेकंड रीज़न था दैट इज़ द कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी जो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे 1.5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। प्लीज़ रीड द कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, प्लीज़ कंटिन्यू।
Okay, friend. The next causes of poverty, that is the economic factors. And economic factors के अंदर और अलग अलग 5 फैक्टर यहाँ पे दिए. द फर्स्ट वन दैट इज द लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर, unequal distribution of land and property, and then minimal development of small and cottage industry, and the fourth one that is the rapid increase in price, and the last one that is the high rate of unemployment. तो यहाँ पे हमें पांचों फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर के यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. जो फर्स्ट वन यहाँ पे दैट इज द लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, पर लेबर लो. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन्स ऑफ द हाई पॉवर्टी इन रूरल इंडिया इज अ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबरर. यानी कि इंडिया के जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे जो पॉवर्टी क्या है, हाई, उनका एक ही रीज़न है कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर. बिकॉज ऑफ, तो जो भी एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी है वो क्यों डिक्रीज हो रही है, क्यों लो है? बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है. इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी, तो हाँ, हमें पता है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर जो भी फार्मर है वो अनएजुकेटेड है, उन लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं. लेक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि वो लोग अनएजुकेटेड है, उन लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है. एंड लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमें पता है कि एग्रीकल्चरल में ज़्यादातर इनकम नहीं है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट भी उनके अंदर नहीं करते. एंड हैवी लोड ऑफ पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन क्या है, डिक्रीज इंक्रीज हो रही है. एंड वी नो दैट दी 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज रिसाइड इन अ रूरल एरिया. एंड तो यहाँ पे हमें पता है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के ऊपर. तो यहाँ पे जो अलग अलग रीजन्स है उनकी जो रिजल्ट क्या आया कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और अलग अलग रीज़न हमने यहाँ पे देखे कि पुअर इरिगेशन से लेके हेवी लोड पॉपुलेशन, और ये अलग अलग रीजन से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज. एंड सो इनकम ऑफ फार्मर्स रिमेन्स लो एंड पॉवर्टी इंक्रीज, यानी उनसे क्या हुआ कि जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज हो रही है. एंड पॉवर्टी जो इनकम ऑफ फार्मर्स रिमेन्स लो, यानी कि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज एंड पॉवर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो फार्मर्स की इनकम डिक्रीज होने से पॉवर्टी इंक्रीज, और अलग अलग रीजन से उन लोगों की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, लो. एंड प्रोडक्टिविटी अगर कम रहेगी तो इनकम भी डिक्रीज, एंड इनकम डिक्रीज तो पॉवर्टी इंक्रीज. द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर. द सेकेंड वन दैट इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी. तो जो अनइक्वल की हम बात करें कि जिन लोगों के पास ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी है उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड एंड प्रॉपर्टी है. एंड जिन लोगों के पास कम लैंड एंड प्रॉपर्टी है उन लोगों के पास बहुत कम है. तो दिस वन दैट इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन, यानी कि अगर हमें एग्रीकल्चर के अंदर जो कल्टिवेशन करना है उनकी लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, बिकॉज ऑफ सिस्टम लाइक जमींदारी लैंड ओनरशिप होज विद द हैंडफुल ऑफ द जमींदार्स, यानी कि जमींदारी सिस्टम एंड जो लैंड ओनरशिप, इन दोनों कंसेप्ट में सेम ही है, ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं है. तो इन दोनों कंसेप्ट की वजह से क्या हो रहा था कि ज़्यादातर जो लैंड है वो किसके हाथ में रहती है, जमींदार के पास. एंड दिस क्लास was not directly associated with the land cultivation and had no interest to invest in agricultural sector. यानी कि जो जमींदार है, तो जमींदार का जो क्लास है, यानी कि जिन लोगों के पास लैंड पड़ी है, वो लोग ज़्यादातर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली लैंड कल्टीवेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं हो रहे थे, यानी कि वो लोग खुद कभी फार्मिंग नहीं करते थे. एंड एड नो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि वो खुद अगर कल्टीवेशन नहीं कर रहे तो उन लोगों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि हम फार्मर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करें. On the another hand, the tenants were working on the other's land and were not the owners, so they had also no interest in the investment. यानी कि इन्वेस्टमेंट हमें कोई भी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि ज़मींदार की जो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली लैंड कल्टीवेशन में कोई उनका कनेक्टिविटी नहीं थी, या तो वो लोग एसोसिएट नहीं थे, तो वो लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे. एंड दूसरी साइड जो टेनेंट्स, उनके खुद की वो ज़मीन नहीं थी, तो वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे.
ड्यू टू लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड पॉवर्टी इंक्रीज डे बाय डे। और उससे क्या हुआ कि दोनों में से जमींदार या तो जो लेबर या तो जो हम बोल सकते हैं कि जो काम कर रहे टेनेंट्स, वो दोनों में से कोई भी पार्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं थे। और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो उनसे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीज एंड उनसे क्या हुआ कि पॉवर्टी इंक्रीज। तो यहाँ पे दो फैक्टर हमने कंप्लीट किया। द थर्ड वन दैट इज द मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो जो फर्स्ट यहाँ पे दोनों फैक्टर की हमने बात की दैट इज द एग्रीकल्चर। दोनों पॉइंट में हमने एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की। और जो थर्ड है दैट इज द इंडस्ट्री, यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री में वो क्या हुआ मिनिमम। In India, the second five-year plan onwards as a strategy for economic development, heavy and basic industries were given importance। यानी कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था दैट इज़ द 1956 में जो बना था, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो अभी हमने स्ट्रेटेजी बनाई फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनमें हमने ज़्यादातर इंपॉर्टेंस किसको दिया, हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री को। लेकिन हमने स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से लेके हमने आज तक ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस दिया दैट इज़ द हेवी इंडस्ट्री को दिया। और जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री थी उनको हमने कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। But in a rural areas, small and cottage industry which have a great contribution in a employment, production and income were neglected। यानी कि जो रूरल एरिया था, विलेज एरिया, वहाँ पे ज़्यादातर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री थी। और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री थी वो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा दे रही थी, प्रोडक्शन भी उनका ज़्यादा था, इनकम भी ज़्यादा था, तो भी हमने यहाँ पे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को क्या किया, नेगलेक्ट किया। And moreover agricultural and allied activities like animal husbandry, dairy farming and fisheries were growing slowly and this increased seasonal unemployment। as a result poverty remains high। यानी कि फ्रेंड ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड थी, स्मॉल एंड कॉटेज। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो सेकेंड 5 ईयर प्लान से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दिया, दैट इज़ द हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी दैट इज़ द स्मॉल एंड कॉटेज, उनको हम नेगलेक्ट कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो थी उनका जो डेवलपमेंट या तो उनका जो ग्रोथ था वो क्या हो गया, स्लो। एंड उनसे वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सीजनल क्या बनने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि हम अनएम्प्लॉयमेंट का जब चैप्टर आएगा तब हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट होने से उन लोगों की जो पॉवर्टी थी वो क्या हुई, रिमेन्स हाई। रैपिड इंक्रीज इन प्राइजेस, यानी कि जो प्राइस की हम बात करें तो प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और प्राइस इंक्रीज होने से हमारी जो रियल इनकम है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। और रियल इनकम हमारे डिक्रीज होने से पॉवर्टी क्या होगी, इंक्रीज। प्राइस राइज सीरियसली अफेक्ट्स द पॉवर्टी बिकॉज ऑफ वॉर, ड्रॉप लॉ इन नेशनल इन प्रोडक्शन, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज एडिबल गुड्स राइज रैपिडली। यानी कि यहाँ पे जो अलग अलग रीज़न दिए है कि वॉर का रीज़न दिया है कि अगर समझो कि कोई भी दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है या तो वर्ल्ड वॉर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उनसे क्या होगा कि वॉर होगा तो हमें पता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। और उनसे प्राइस भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। ड्रॉप्ट की बात कर रहे हैं, लो नेशनल प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भी प्राइस इंक्रीज हो सकती है क्योंकि शॉर्टेज होगी प्रोडक्शन की। रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो भी प्राइस इंक्रीज। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो भी हमें पता है कि जो प्राइस है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज। एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज एडिबल गुड्स राइज रैपिडली। दिस रिड्यूसिस परचेजिंग पावर ऑफ अ लो इनकम ग्रुप। और उनसे क्या हुआ कि जो हमारा परचेजिंग पावर था वो क्या होगा, डिक्रीज। इट रिड्यूसिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और प्राइस इंक्रीज होने से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो डिक्रीज। एंड इट इंक्रीजेस पॉवर्टी, और उनसे क्या हुआ कि जो पॉवर्टी थी वो और इंक्रीज होने लगी। ऑन अनदर हैंड इंक्रीजिंग प्राइजेस बेनिफिट बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड बिग फार्मर्स। तो यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज हुई उनका बेनिफिट किसको अब मिलने लगा, जो बिजनेसमैन थे या तो जो ट्रेडर्स हैं, जो बिग फार्मर,
उन लोगों को, एंड दिस इंक्रीज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। और उनसे क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर थे, या तो जो बिग फार्मर, उन लोगों की इनकम इंक्रीज होने लगी, और जो पुअर थे उनकी इनकम और डिक्रीज हुई। तो उनसे क्या हुआ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का एक प्रॉब्लम और क्रिएट होने लगा। And the last factor, that is the high rate of unemployment in India. Major part of rural India depend on the agriculture, and we know that the total population, out of the total population, 70% of the population reside in a rural area, and out of the 70%, most of the population is depend on agriculture. But agriculture is a depend on monsoon, and hence only one crop in a year is a cultivated, because we know that in the whole year only 4 months, that is the monsoon. सो देर एग्जिस्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो मानसून का टाइम पीरियड होगा तब वो लोग काम करेंगे, और बाकी के जो रिमेन्स 8 मंथ्स, दे ऑल आर अनएम्प्लॉयड, दैट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाई increase in population and joint family system also increase the burden of एग्रीकल्चर, यानी कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो भी उनका बर्डन किसके ऊपर होगा, एग्रीकल्चर। एंड द रिजल्ट इन अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाने की ट्राई करूँगा। कि समझो कि कोई भी एग्रीकल्चर का लैंड एरिया तो फिक्स ही है, एंड समझो कि जो यहाँ पे जो लैंड एरिया है, उतने लैंड एरिया के अंदर 4 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और 4 लोग काम करने से जो भी प्रोडक्शन होगा, और अब समझो कि 4 में से एक निकल कर अब 3 लोग काम कर रहे हैं, और अब जो प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन में यहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं, प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर 4 लोग काम करें या तो 3 करें। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि लैंड एरिया तो उतना ही उतना कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो लैंड एरिया के बेस ही जो हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी है वो किसके ऊपर बेस है, लैंड एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे जो एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, दैट इज़ द हिडन, और हम उनको बोल सकते हैं कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या तो हिडन एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर ये एक जो फोर्थ पर्सन जो काम कर रहे हैं वो काम करे या तो ना करे, प्रोडक्टिविटी तो सेम ही रहने वाली है। इसीलिए जो एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हिडन एम्प्लॉयमेंट, की अगर एक बंदा ज़्यादा काम करे या तो ना करे, प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। In rural India, lack of development of a allied industry are responsible for high illiteracy and low mobility of labor and high rate of unemployment and poverty। यानी कि रूरल एरिया में के अंदर एग्रीकल्चर के साथ उनके जो अलाइड एक्टिविटी है, दैट इज़ द फिशरीज़ की हम बात कर सकते हैं। तो जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट था वो क्या हुआ, कम हुआ, और उनसे क्या हुआ कि लो मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से पॉवर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो कोजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो अलग अलग कोजेज यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। 3 कोजेज से मेनली टोटल, सॉरी मेनली 5 कोजेज है, उसमें से हमने यहाँ पे 3 कोजेज कंप्लीट किया था। फर्स्ट वन दैट इज द हिस्टोरिकल, सेकेंड वन दैट इज द कोजेज ऑफ पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, एंड द थर्ड वन दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर। और इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर अलग अलग 5 फैक्टर दिए थे, और जो फोर्थ एंड फिफ्थ दैट इज द सोशल एंड अदर रीजन्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एंड टेक केयर, बाय बाय।